कंटिन्यू करिए। कल परसों हमने आप लोगों को एनिमल टिश्यू बताए थे, ठीक है। थोड़ा आप लोग को रिमाइंड करा दे। एनिमल टिश्यू 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। पहला होता है उपकला जो ऊतक होता है, यानी सीलिएटेड एपिथेलियम, वो उपकला ऊतक, ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू। फिर दूसरा होता है संयोजी ऊतक, फिर संयोजी ऊतक कनेक्टिव टिश्यू। फिर होता है पेशी ऊतक, मस्कुलर टिश्यू। फिर होता है केंद्रिका कोशिका। 4 तरह के होते हैं। फिर उसके टाइप बताते हैं, ठीक है। टिश्यू सबको पता है। पहला होता है उपकला ऊतक। आवाज आ रही सबको? यस मैम। उपकला ऊतक ये एनिमल ऊतक के प्रकार है। एपिथेलियल टिश्यू, ये सब मैंने आप लोगों को पढ़वा दिया, थोड़ा याद करवा दूं। ठीक है। फिर होता है संयोजी ऊतक। कनेक्टिव टिश्यू, फिर आप लोगों का होता है पेशी ऊतक, मस्कुलर टिश्यू, फिर होता है तंत्रिका कोशिका। ये होता है आपका एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, तंत्रिका कोशिका, ये नर्व टिश्यू है। नर्व कोशिका तंत्रिका भी कह सकते हैं। इन्हीं 4 प्रकार के बारे में बताएंगे। फिर कितने ये इसमें भी इसके टाइप होते हैं, कितने टाइप होते हैं वो आप लोगों को बताया जाएगा, ठीक है। आवाज आ रही पीछे तक? किसी को वॉइस में कोई प्रॉब्लम? ठीक है। एक होता है उपकला होता है, संयोजी ऊतक होता है, पेशी ऊतक होता है और तंत्रिका कोशिका होता है। हमारे शरीर में विभिन्न विभिन्न कार्यों के लिए अलग तरह की स्पेशल तरह की टिश्यू लगाई गई है, ठीक है, हमारे सुरक्षा के लिए। तो पहला है ये उपकला ऊतक एपिथेलियल टिश्यू, जिसमें पहला होता है सल्की एपिथेलियम होता है, फिर स्तंभाकार एपिथेलियम होता है, फिर घनाकार होता है, नए प्रकार के होते हैं। और सीलिएट होता है रोमाग एपिथेलियम, सीलिएटेड एपिथेलियम। ये आपको हम लोगों ने इसका टाइप हम पढ़ा दिया है मैंने आप लोगों को, ठीक है। इसका टाइप पढ़ा दिया है। इसका कनेक्टिव टिश्यू और ये मस्कुलर टिश्यू और तंत्रिका कोशिका का बताना है। इसका होता है सल्की एपिथेलियम, सल्की ऊतक, ठीक। ज्यादा डीप नहीं पूछा जाता आप लोगों में। स्तंभाकार आज ही आप लोगों का फिनिश हो जाएगा। घनाकार, घनाकार ऊतक होता है और रोमाग
स्तंभाकार होता है और एक घनाकार होता है। कैसा होता है? सर्की ऊतक होता है, स्तंभाकार होता है, घनाकार होता है, सीलिएटेड यानी रोमाभी एपिथेलियम। आप लोग को सर्की ऊतक बताया था, माउथ में पाया जाता है, इंटरनल ऑर्गन में माउथ में पाया जाता है। इसोफेगस यानी इंटरनल ऑर्गन में ये सर्की ऊतक पाया जाता है और ये एपिथेलियल टिश्यू का प्रकार है। अगर ये हमारे मुंह के अंदर नहीं होता, मान लीजिए जैसे बाहर स्किन है हमारा, ये गाल का जो स्किन है, अगर ऐसा अंदर नहीं होता तो खाना खाते तो आसानी से फिसल के अंदर नहीं जाता। इसीलिए इसमें इंटरनल पार्ट में सर्की ऊतक में माउथ में और इसोफेगस में ये लगा हुआ है। इसका एग्जाम्पल है माउथ में है और इसोफेगस यानी आहार नाल में, खाना खाने वाली जो नाल होती है उसमें ये होता है। फिर होता है ये फिर स्तंभाकार होता है। ये टिश्यू जो है आंत की परत में पाया जाता है, पेट की परत में पाया जाता है और पित्ताशय में पाया जाता है। ठीक है, ये स्तंभाकार समझ में आ रहा है सबको? ये कहाँ पाया जाता है? सर्की ऊतक मुंह में पाया जाता है और इसोफेगस में पाया जाता है। ये कहाँ पाया जाता है? पेट के जो इंटरनल लेयर होता है, हमारा लीवर जो इंटरनल लेयर होता है उसमें पाया जाता है। स्टमक के इंटरनल लेयर में पाया जाता है और इसका काम है सुरक्षा करना। किसमें पाया जाता है? ये पाया जाता है पेट की परत, आंत की परत और पित्ताशय में पाया जाता है, गॉलब्लैडर में। फिर होता है घनाकार या ट्यूबोइडल एपिथेलियम। ये सांस में पाया जाता है, ग्लैंड में पाया जाता है। ये ग्लैंड में, जैसे हमारा स्वीट ग्लैंड है, पसीने की ग्रंथियों में पाया जाता है और ये उसमें पाया जाता है लाल ग्रंथियों में, सलाइवा में पाया जाता है। जितने भी ग्लैंड्स होते हैं सब में ये घनाकार ऊतक पाया जाता है। ठीक है, और फिर होता है ये रोमाभी सीलिएटेड रेस्पिरेटरी सिस्टम में पाया जाता है। इंटरनल ऑर्गन में ये सीलिएटेड बोलते हैं इसको, रोमाभी रेस्पिरेटरी सिस्टम में पाया जाता है और ये मूत्र नलिका में पाया जाता है। फिर आप लोगों का ये था, इसके बाद कनेक्टिव टिश्यू। पहले आप लोगों को पेशी ऊतक के बारे में बताते हैं, मस्कुलर टिश्यू के बारे में। ठीक है, इसमें 3 प्रकार की कोशिकाएं आती हैं। रेखित पेशी, इसको कर लिया आप लोगों ने? पहले हो गया सबका? किसी को समझ में ना आया हो तो पूछ सकता है। ये टिश्यू है, हमारे शरीर में लगी हुई है, इनका अलग अलग सबका काम है, सब कोशिकाओं का। मैम इसको हिंदी में क्या कहते हैं? रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसको श्वसन तंत्र बोलते हैं। श्वसन तंत्र। रेस्पिरेटरी सिस्टम। जाता है सीलिएटेड, ये रोमाभी एपिथेलियम।
अब आप लोग देखिए पेशी ऊतक, इसके में भी 2 प्रकार होते हैं, 3 प्रकार। पेशी ऊतक, मस्कुलर टिश्यू। ठीक है, ये 3 तरह की होती है। अरेखित पेशी, स्ट्राइप्ड मसल्स, फिर अरेखित पेशी। अरेखित पेशी और हृदय की पेशियां से बात, कार्डियक मसल। देखिए, ये मस्कुलर टिश्यू है, पेशी ऊतक है, ये 3 प्रकार की होती है। आवाज सब तक जा रही है? पेशी दूसरा है पेशी ऊतक, ये 3 तरह की होती है। अरेखित पेशी, अरेखित पेशी और हृदय की पेशियां। अरेखित पेशी को इसमें अनैच्छिक क्रिया होती है, यानी कुछ भी हम लोग अपने मन से नहीं कर सकते, अपने आप होती रहती है। जैसे हम लोग की आँख की पलक हमारे इच्छा पे नहीं है, ये हमेशा पलक झपकती है, कितने देर में झपकना है ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। ये अरेखित पेशी के अंतर्गत आता है, इसे अनैच्छिक बोलते हैं, अनैच्छिक क्रिया इसमें होती है, अनैच्छिक पेशी भी बोलते हैं। फिर आता है इसको सही कर लीजिए, रेखित पेशी है। वो रेखित पेशी था और ये रेखित पेशी है। इसको सही कर लीजिएगा। फिर ये है रेखित पेशी। रेखित पेशी हमारी इच्छा के अनुसार काम करता है, जो काम हम अपनी इच्छा से करते हैं उसमें रेखित पेशियां पाई जाती हैं। और फिर है हृदय की पेशियां, जो कि हमारे हृदय में हमारे कार्डियक मसल्स में पाए जाते हैं। जितने भी कार्डियक मसल्स के द्वारा जो जितने भी हृदय के काम होते हैं, हमारे हार्ट के काम उसके द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं। ये दूसरा वाला क्या होता है? ये रेखित पेशी है, रेखित क्रिया को कंट्रोल करता है। रेखित पेशी पाया जाता है। देखो ये पेशी ऊतक है, मस्कुलर टिश्यू है, ये हमारे मसल्स में ये ऊतक पाए जाते हैं। हमारा जो मसल्स है ये पेशी ऊतक से बना हुआ है, ठीक है। और इसमें 3 तरह का होता है, अरेखित पेशी, रेखित पेशी और हृदय की पेशियां। अरेखित आप लोगों को बता दिया कि ये अनैच्छिक क्रिया इसमें होती है, इसे अनैच्छिक भी कहते हैं, क्योंकि जो काम हमारी इच्छा अनुसार ना हो, अपने आप होता है। जितने ऑटोनॉमस वर्क है जो अपने आप में होती है वो अरेखित पेशी। फिर रेखित पेशी हमारी ऐच्छिक पेशी भी कहते हैं, क्योंकि हमारे जो काम इच्छा अनुसार होते हैं उसमें रेखित पेशियां लगी हुई होती है, ठीक है। जैसे हम दौड़ सकते हैं अपने मन से, हमारा मन होगा दौड़ेंगे, हमारा मन होगा बैठेंगे, हमारा मन होगा लिखेंगे, हमारा मन होगा नहीं लिखेंगे। ये सब आता है रेखित पेशी। और ये इसमें ऐच्छिक पेशी भी इसको बोलते हैं। आप लोग चाहे तो लिख लीजिएगा, अरेखित पेशी को अनैच्छिक पेशी भी बोलते हैं और इसको ऐच्छिक पेशी बोलते हैं। फिर हृदय की पेशियां, ये हमारे हृदय में पाई जाती है और ये भी अनैच्छिक होती है, क्योंकि हृदय का काम हम अपने आप से नहीं करते। ठीक है, आप चाहे तो लिख लीजिए, पलक का झपकना या आंख की पलक पे पाया जाता है, रेस्पिरेटरी में पाया जाता है। लिख लीजिए रेखित में आंख के पलक का झपकना, सांस लेना, ये सब अरेखित पेशी में। रेखित में दौड़ना, चलना, हाथ पैर की मांसपेशियों में लगाता है। हृदय की मांसपेशी में हृदय की मांसपेशियां पाई जाती है, ये भी अनैच्छिक होता है, ठीक है। लिख लिया इतना आप लोगों ने? ये
तब आप लोग संयोजी ऊतक लिखे, इसमें इतना ही था प्रेसी ऊतक में। अब आप लोग संयोजी ऊतक लिखे, हेडिंग डालो। आप लोगों को भी ज्यादा डिटेल नहीं पूछा जाता इसके बारे में, जितना काम का है आप लोगों को बताइए। पूछ दिया जाए कि इसमें अनैच्छिक क्रिया कौन सी है, ऐच्छिक क्रिया कौन सी है। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है। तंत्रिका कोशिका बता दीजिए, तंत्रिका कोशिका। तो अभी आपने हेडिंग बनवाया था संयोजी ऊतक, संयोजी ऊतक आपने हेडिंग बनवाया। के बाद संयोजी चलिए संयोजी ऊतक, ये थोड़ा बड़ा है इसलिए। संयोजी ऊतक किसमें पाया जाता है? हमारे ब्लड में पाया जाता है। हमारे इसमें भी तंत्रिका कोशिका, इसमें भी तंत्रिका होती है, तंत्रिका कोशिका। इसके में और भाग नहीं होते, ये सिंगल होता है, मतलब इसके और प्रकार नहीं होते। इसके और प्रकार होते बता रहे हैं संयोजी ऊतक के, सबका प्रकार ही है। वास्तविक संयोजी ऊतक है इसमें पहला। वास्तविक संयोजी ऊतक वास्तविक संयोजी ऊतक तंत्रिका ऊतक तरल संयोजी ऊतक। ये संयोजी ऊतक है, कनेक्टिव टिश्यू है। इसके 3 प्रकार होते हैं, वास्तविक संयोजी ऊतक, तंत्रिका ऊतक। वास्तविक क्या? वास्तविक हाँ वास्तविक, वास्तविक एक्चुअल कनेक्टिव टिश्यू। गा बना है ना। समझ सकते हो, हो गया। वास्तविक संयोजी ऊतक, तंत्रिका ऊतक और तरल संयोजी ऊतक। अब वास्तविक संयोजी ऊतक का भी प्रकार है, ठीक है? जी। ये तीनों आप लोगों ने लिख लिया? जी मैम। सबका प्रकार है, तरल संयोजी ऊतक का भी प्रकार है, तंत्रिका ऊतक का भी प्रकार है। एक्चुअल कनेक्टिव टिश्यू के टाइप लिखे एरियोलर, पहला एरियोलर। एक्चुअल कनेक्टिव एरियोलर टिश्यू। नहीं, ये वास्तविक संयोजी ऊतक का प्रकार है। ये वास्तविक संयोजी ऊतक का प्रकार है, एरियोलर। एरियोलर।
तरल संयोजी ऊतक में ब्लड आता है। ये दूसरे प्रकार की ऊतक है, ये टाइप है, ये वास्तविक संयोजी ऊतक का टाइप है। ओके मैम। ब्लड में देखिए ये एरियोलर ब्लड में नहीं पाया जाता, ब्लड का अलग है, वो तरल संयोजक ऊतक है ब्लड। वसा संयोजी ऊतक। लिगामेंट पता है सबको? और ये होता है टेंडन। इतने प्रकार हैं इसके। संयोजी ऊतक में पहला है वास्तविक संयोजी ऊतक, और वास्तविक संयोजी ऊतक का टाइप है एरियोलर टिश्यू, और वसा संयोजक ऊतक, और लिगामेंट और टेंडन। ये बोन मैरो अस्थि मज्जा में पाया जाता है एरियोलर, और ब्लड वेसल्स होता है उसके आसपास पाया जाता है। ठीक है, जो एरियोलर है ये अस्थि मज्जा में पाया जाता है। हमारा जो ब्लड वेसल्स होता है, रक्त नलिकाएं जो होती हैं, रक्त कोशिकाएं होती है, इसके आसपास भी एरियोलर ये पाया जाता है, उसकी सुरक्षा करता है। अस्थि मज्जा, रक्त वाहिकाओं के आसपास, ब्लड वेसल्स के आसपास पाया जाता है ये। और वसा संयोजी ऊतक वहां पाया जाता है जहां पे हमारे स्कीन में ज्यादा वसा का संग्रहण होता है, वहां पे संयोजी ऊतक पाया जाता है। ठीक है, देखिए आप लोग अभी इसको समझ लीजिए, फिर लिखवाते हैं। लिगामेंट मसल्स को पेशी से जोड़ने वाला ऊतक है। नहीं, तो हड्डी को हड्डी से जोड़ने वाला मसल्स है लिगामेंट। जहाँ दो बोन जुड़ती है वहां पे ये काम करता है, इसको सहारा देता है। अभी सीधी बज रही है। देखिए ये जो संयोजी ऊतक का पार्ट है वास्तविक संयोजी ऊतक, और इसमें तो एरियोलर, वसा संयोजी ऊतक, लिगामेंट, टेंडन। ठीक है जी। एरियोलर ये वहाँ पे ये टिश्यू वहाँ पाए जाते हैं जहाँ पे कोई मसल से ज्यादा, जहाँ पे ज्यादा वसा का संग्रहण हो। ये वाला लगाया था अभी। वसा से यहाँ पे जिस मसल जैसे वसा जहाँ ज्यादा वसा पाया जाता है, जिस स्किन में उधर वहाँ पाया जाता है। अभी लिखवाएंगे, अभी समझ लीजिए। फिर लिगामेंट्स उस मसल्स में पाया जाता है, जैसे दो बोन जुड़ रहे हैं वहाँ पे लिगामेंट के कारण होता है, जिसे बोन टू बोन लिगामेंट। और टेंडन मसल्स और बोन जहाँ जुड़ते हैं वहाँ भी टिश्यू पाया जाता है। ठीक है, समझा दिया। अब आप लोग को लिखवा दें इसके बारे में थोड़ा बहुत। समझ में तो आ गया ना? लिखे ये त्वचा और मांसपेशियों के बीच में पाया जाता है मसल्स, एरियोलर मसल्स, एरियोलर जो है।
बीच पाया जाता है। त्वचा और मांसपेशियों के बीच पाया जाता है। यह दो अंगों या ऊतकों को आपस में जोड़ता है। मांसपेशियों के बीच पाया जाता है। त्वचा और मांसपेशियों के बीच पाया जाता है। यह दो अंगों या ऊतकों को आपस में जोड़ता है। ठीक है। जैसे यहाँ पे एक इसका स्पेशल काम होता है, बस एरियोलर संयोजी ऊतक में इतना ही काम है। फिर वसा संयोजी ऊतक डाली वीडियो, वसा संयोजी ऊतक, वसा संयोजी ऊतक पीछे रहेगा। ठीक है। वसा संयोजी ऊतक यह रक्त वाहिकाओं और तंत्रिकाओं के आसपास पाया जाता है। जहाँ पे ब्लड वेसल्स होती है उसके आसपास के क्षेत्र में, ये आसपास उसके ये पाया जाता है एरियोलर संयोजी ऊतक। एरियोलर ही तो बता रहे थे ना, वसा संयोजी तो बता रहे थे। बस यही आपको बता रहे हैं, ये रक्त वाहिका और तंत्रिकाओं के पास पाया कौन सा जाता हेडिंग कर रहा है? है। वसा संयोजी ऊतक। नहीं, वसा का ही तो गलती से एरियोलर निकल गया, वसा का ही है ये, इसके अंदर वसा का ही है। हाँ, ये रक्त वाहिकाओं तंत्रिकाओं के आसपास का कट कर दीजिए। आसपास पाया जाता है। ये एरियोलर का, इसको काट दीजिए। ये त्वचा और मांस एरियोलर हेडिंग, कौन सा हेडिंग कर अपने एरियोलर ना? एरियोलर में आपने कंप्लीट करा दिया। एरियोलर कंप्लीट करा दिया। वसा संयोजी ऊतक बताइए। ये एरियोलर में लिख दिया, त्वचा और मांस के बीच पाया जाता है, लिख दिया। जी मैम। ये अंगों को ऊतकों से जोड़ता है, लिख दिया। और वसा संयोजी, फिर वसा संयोजी ऊतक डाली हेडिंग। जी मैम। उसमें ये लिखा त्वचा और मांसपेशियों के मध्य पाया जाता है। नहीं, ये रक्त वाहिकाओं। मैम ये तो एरियोलर का आपने बताया था। अच्छा, इसको त्वचा और मांसपेशी के बीच में कट कर दीजिए। इसमें वसा संयोजी ऊतक। मैम समझ में नहीं आया क्या कहना चाह रहे हो। ये मैम वसा कहना ये संयोजी, चाह रही हैं। अच्छा देखिए एरियोलर लिख दिया। जी मैम, लिख लिया। वसा संयोजी। पानी में और भाई हाँ, एरियोलर में फिर से अच्छा वसा वाला काट दीजिए, वसा वाला। एरियोलर के बता रही है, ये त्वचा और मांसपेशियों के बीच में पाया जाता है। फिर त्वचा और मांसपेशियों के मध्य पाया जाता है एरियोलर। फिर रक्त वाहिकाओं और तंत्रिकाओं के आसपास पाया जाता है। अस्थि मज्जा में पाया जाता है। ये एरियोलर ही है। ये ऊतकों की मरम्मत करने का कार्य करता है। मैम ये स्लो बोलिए, बहुत फास्ट बोलिए। फिर से बोलिए, देखिए एरियोलर जी मैम। त्वचा और मांसपेशियों के मध्य पाया जाता है। जी। रक्त वाहिकाओं तंत्रिकाओं के आसपास पाया जाता है एरियोलर में। और ये अस्थि मज्जा में पाया जाता है। और ये ऊतकों की मरम्मत करता है। ठीक है। अब वसा संयोजी ऊतक लिखिए, वसा संयोजी ऊतक। एक मिनट में आसपास मध्य में पाया जाता है। और उसके बाद क्या बोला? ये ऊतकों की मरम्मत करता है। ऊतकों की मरम्मत करता है। अब वसा संयोजी ऊतक लिखिए। वसा कोशिकाओं का एकत्रीकरण करता है। ये जहाँ स्किन में वसा को एकत्रीकरण करता है।
डिपोजिशन होता है वहाँ पे कोशिकाओं में। मैंने एक बार फिर से रिपीट किया। कोशिकाओं में वसा का एकत्रीकरण करता है। स्टार्टिंग से वसा संयोजी ऊतक, इसके अंदर लिखिए ये वसा में कोशिकाओं में वसा का एकत्रीकरण करता है। ये कोशिकाओं में वसा का एकत्रीकरण करता है। त्वचा के नीचे पाई जाती है और आंतरिक अंगों में पाया जाता है। कोशिकाओं में वसा का एकत्रीकरण करता है। हो गया। फिर ये त्वचा के नीचे पाया जाता है, आंतरिक अंगों में पाया जाता है। इसका कार्य है हमारे शरीर को झटकों से बचाता है। कहीं चोट लग गई या झटका लग गया तो ये कोशिकाएं हमारे शरीर की सुरक्षा करती हैं, वसा को बनाए रखते हैं। तापमान विनिमय करते हैं, यानी तापमान को बैलेंस रखते हैं। जैसे ठंडे जगह पे पाए जाने वाले जानवरों में ये वसा संयोजी ऊतक ज्यादा पाया जाता है, वहाँ पे ठंड से बचाने के काम आता है। जैसे सील में पाया जाता है वहाँ पे। अब लिगामेंट लिखिए, वसा संयोजी ऊतक लिख लिया। वसा संयोजी ऊतक आंतरिक अंगों में पाया जाता है। इसका कार्य हमारे शरीर को झटकों से झटकों से बचाना है। हमारे शरीर को झटकों से बचाना है। हमारे शरीर से कुछ गिरे, कहीं झटका लग गया तो उससे सुरक्षा करता है। लिख लिया। और ये तापमान का विनिमय करता है, नियंत्रण करता है। और ठंडे प्रदेशों में या ठंडे देशों में पाए जाने वाले जानवरों में ये ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। वसा संयोजी ऊतक ठंड से सुरक्षा करता है। लिख लिया मैम? थोड़ा सा स्पीड जो है 1.0 कर लीजिए मैम। आप 1.75 पे जा रही हैं। 2x में बोल रही मैम आप, बहुत फास्ट। तो चलिए, ये हमारे शरीर की कोशिका में वसा का एकत्रीकरण करता है। लिख लिया आप लोगों ने। और ये त्वचा के नीचे उपस्थित होता है। ठीक है, इस शरीर को या झटकों से बचाता है और ये तापमान विनिमय करता है। हो गया। और ये ठंडे देशों में पाए जाने वाले जानवरों में ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। जैसे जहाँ पे ठंडा है वहाँ के जानवरों में ये वसा संयोजी ऊतक की मात्रा, जहाँ जो सेलुलर ऊतक है उसमें इसका ज्यादा एकत्रीकरण होता है। अब लिखिए लिगामेंट। लिगामेंट लिगामेंट बस थोड़ा सा ही है। लिगामेंट में इतना ही पूछा जाता है, ये बोन को बोन से जोड़ता है, हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। ठीक है, दो हड्डियों के बीच लिगामेंट पाया जाता है, बस इतना ही पूछा जाता है। टेंडन मसल्स और बोन को जोड़ता है। लिख लिया आप लोगों ने? बताइए, हड्डी को हड्डी से कौन जोड़ता है? लिगामेंट। और टेंडन किसको जोड़ता है? ये हड्डी को पेशी से जोड़ता है। ना तो फार्मूला लिख लीजिए, MTP। मसल्स को बोन से टेंडन जोड़ता है। ठीक, याद रहेगा। ये मसल्स है और ये बोन है। MTP से याद रहेगा, कंफ्यूजन बहुत होती है। उसके बाद लिगामेंट अपने आदि
अपने आप ही याद रहेगा। ये एमटीबी फार्मूला है टेंडन का कि मसल्स को बोन से जोड़ता टेंडन जोड़ता है ना, उसका फार्मूला ऐसे एमटीबी से याद रखिएगा। नहीं लिगामेंट और टेंडन में कंफ्यूजन बहुत होती है। बताइए टेंडन किसको किसको जोड़ता है? मसल्स को बोन से जोड़ता है टेंडन। और लिगामेंट? लिगामेंट हड्डी से हड्डी को। ये क्वेश्चन आप लोगों में पूछा जाता है, इसलिए मैं बात कर रहा हूँ। देख लीजिए दोनों को तैयार तंत्रिका कोशिका लिखिए, तंत्रिका कोशिका लिखिए, तंत्रिका कोशिका। ये मांसपेशी लंबे और बेलनाकार होते हैं। ये लंबे और बेलनाकार होते हैं। लंबे और बेलनाकार होते हैं। इसमें शाखाएं नहीं पाई जाती। इसमें कोशिका बहुकेंद्रक पाया जाता है। बहुत सारे मैम आप मेहनत मत करो, लेकिन थोड़ा स्लो बोल दो। ज़्यादा मेहनत नहीं, लेकिन थोड़ा स्लो बोल दीजिए। ये लंबे और बेलनाकार होते हैं, इसमें शाखाएं नहीं पाई जाती और इसमें प्रत्येक कोशिका बहुकेंद्रीय होती है। इसमें शाखाएं नहीं पाई। इसमें बहुकेंद्रीय पाई जाती है। इसकी कोशिका बहुकेंद्रीय होती है। केंद्रीय कोशिका पाई जाती है। कोशिका लंबी और बेलनाकार याद आ जाएगा। शरीर की गति में सहायता करती है। शरीर की सहायता करती है। इसकी सहायता करती है शरीर की। जब शरीर में चलते फिरते हैं, दौड़ते हैं, तो उसमें ये सहायता करती है। शरीर की गति में सहायता करती है। ये स्वैच्छिक मांसपेशियां हैं। ये स्वैच्छिक मांसपेशियां हैं। कंकाली तंत्रिका। ये कंकाली तंत्रिका होती है। ये कंकाली तंत्रिका होती है। लेके जाएगा देखिए कंकाली तंत्रिका तंत्र में अस्थि आती है और
उपास्थि आती है। उपास्थि, अस्थि और उपास्थि। अस्थि में ज्यादा अंतर नहीं है, ये ठोस होती है और ये कठोर होती है, ठोस होती है ठोस और कठोर होती है अस्थि। और ये उपास्थि थोड़ा इससे कम कठोर होती है, ये सॉफ्ट होती है। ठीक है, मुलायम होती है। हाँ ये मुलायम होती है और लोचदार होती है। नहीं, ये अस्थि जो कठोर होती है और मजबूत होती है। ठीक है, अस्थि कठोर और मजबूत होती है और ये इलास्टिक होती है उपास्थि। मुलायम, लोचदार और मुलायम होती है, लचीली होती है। बोन ये गैर लचीला होता है, वो लचीला नहीं होता। बोन मतलब बहने अस्थि ना। ये जो बोन होता है वो कठोर होता है, लचीला नहीं होता। और जो उपास्थि होती है वो लचीली होती है, इलास्टिक होती है, यानी लोचदार होती है। ठीक है, बोन कैल्शियम और फास्फोरस से मिलकर बना है। बोन कैल्शियम और फास्फोरस से मिलकर बना है। अस्थि जोड़े तो फास्फोरस से बना है। यह शरीर को सहारा देता है और आकार प्रदान करता है। कैल्शियम फास्फोरस से, कैल्शियम और फास्फोरस हाँ, बोन शरीर को सहारा देता है, शरीर को सहारा देता है और शरीर को आकार प्रदान करता है। सहारा का आकार प्रदान करता बोन की वजह से तो चलते फिरते हैं, हमारा ढांचा तैयार करता है ये हमारे शरीर का। ये हड्डी शरीर, हमारे शरीर का ढांचा, हमारे शरीर को ये आकार प्रदान करता है और हमारे शरीर को सहारा देता है। कलमे की लाठी वाला, उसकी लाठी है वो उसकी हड्डियों की संख्या पूछी जाती है, लिखिए इसको लोग। जीवन 206 हाँ, 207 आप लोग बताइए कितना पाया जाता है? 206 और बच्चों में कितना पाया जाता है? गुड, आपको पहले से पता है। चेहरे पे कितनी हड्डियां पाई जाती है? 14 या 12? 14 हड्डियां पाई जाती है हमारे फेस में, 12 नहीं पाई जाती। कान में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? कान में 6 हड्डियां पाई जाती हैं। सबसे लंबी हड्डी किसकी? तो फीमर की होती है। जांघ की हड्डी। सबसे लंबी हड्डी जांघ की हड्डी होती है, वही फीमर की हड्डी, जांघ की हड्डी। और सबसे छोटी हड्डी देख लीजिए फिर आप लोग। और सबसे मजबूत हड्डी किसकी होती है? मैम सबको नहीं पता है, किसी किसी को पता है जिसने पढ़ा। आप लोग के तंत्रिका कोशिका, जबड़ा जबड़ा जबड़े में किसकी, जबड़े में भी किसकी मजबूत होती है? दांतों की मैडम, इनेमल की। इनेमल जी क्या जी जबड़े में इनेमल पाया जाता है, वो सबसे सख्त होता है, वही पदार्थ सब। इनेमल 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 जबड़े में पाया जाता है।
यही कठोर भाग होता है, इसी की वजह से कठोरता होती है उसकी जबड़े पे। इनेबल पूछा जा सकता है। अब देखिए तरल संयोजी ऊतक। तरल संयोजी ऊतक लिखिए। ट्रेन के दुकान बोल रही क्या? तरल संयोजी ऊतक, तरल संयोजी ऊतक। ऊतक। इसमें आता है लाल रक्त कोशिकाएं, पहला सफेद लाल रक्त कोशिकाएं, ये तरल संयोजी ऊतक है और ये इसका प्रकार है। आरबीसी, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी में श्वेत रक्त कोशिकाएं, लाल रक्त कोशिका। इसमें लिख लो यार। डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल। हाँ व्हाइट ब्लड सेल्स लिख लीजिए। प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स। वो प्लेटें जो कम हो जाए। ये तरल संयोजी ऊतक होता है क्योंकि लिक्विड की तरह होता है। जैसे ब्लड तो पता ही आप लोगों को, ये तरल होता है, कहीं चोट लग जाती बहने लगता है। व्हाइट ब्लड भी तरल होता है, प्लेटलेट्स भी तरल होता है, इसीलिए इसको तरल संयोजी ऊतक कहते हैं। ठीक है, लिख लिया सबने? जी मैम। प्लेटों की संख्या में कितनी होती है? प्लेटों की संख्या 20,000 क्यूबिक होता है पर क्यूबिक मिलीलीटर। लाल रक्त कोशिकाएं, देखिए लाल रक्त कोशिकाएं, लाल रक्त कोशिकाएं पता ही आप लोग को, रेड ब्लड सेल्स, ये ब्लड में पाया जाता है। लाल रक्त कोशिकाएं पता है ना, ये ब्लड में पाया जाता है, आरबीसी। और किसके कारण लाल होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। और हीमोग्लोबिन में किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन में मैम हेमेटाइट, फेरस के कारण होता है, फेरस आयरन के कारण। लिखिए लाल रक्त कोशिकाएं, हेडिंग डाल के लिखिए। लाल रक्त कोशिकाएं शरीर में, इसका काम क्या है? ऑक्सीजन का संवहन। लाल रक्त कोशिकाएं, लिखिए, आपको नहीं लिखना, लीजिए। लाल रक्त कोशिकाएं शरीर के ऊतकों तक ऑक्सीजन पहुंचाती हैं और CO2 को फेफड़ों तक पहुंचाती हैं। लाल रक्त कोशिकाएं शरीर के ऊतकों तक
ऑक्सीजन को पहुंचाती हैं कार्बन डाइऑक्साइड को और कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़ों तक ले जाती हैं। फेफड़ों तक ले जाती हैं। आरबीसी बोन मैरो में बनता है। अस्थि मज्जा में बनता है। बोन मैरो यानी अस्थि मज्जा। आरबीसी अस्थि मज्जा में बनता है और इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता। इसमें हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। आरबीसी का निर्माण वयस्क मानव में अस्थि मज्जा में होता है। और भ्रूणी अवस्था में प्लीहा या यकृत में होता है। और ये भ्रूणी अवस्था में यानी बच्चों में जो एम्ब्रियो होते हैं, जो भ्रूण होता है, उसमें आरबीसी का निर्माण स्प्लीन में और यकृत में होता है। लीवर स्प्लीन में होता है। स्प्लीन में होता है भ्रूणी अवस्था में। एडल्ट में इसका आरबीसी का एडल्ट में निर्माण अस्थि मज्जा में होता है और भ्रूणी अवस्था में प्लीहा और यकृत में होता है। प्लीहा या यकृत भ्रूणी अवस्था में जब एम्ब्रियो होता है, जब बच्चा जन्म लेने से पहले जब एम्ब्रियो स्टेज में होता है, तब इसका निर्माण बोन मैरो में नहीं होता। आरबीसी का निर्माण तब लीवर में और स्प्लीन में होता है। ये सिर्फ भ्रूणी अवस्था में, और बाकी एडल्ट में इसका बोन मैरो में। सबसे बड़ी आरबीसी लिख लिया। सबसे बड़ी आरबीसी हाथी में पाई जाती है। सबसे बड़ी आरबीसी हाथी में पाई जाती है। हाथी में सबसे बड़ा इसका आरबीसी, सबसे बड़ा इसका आकार सबसे बड़ा होता है उसमें। और सबसे छोटी कस्तूरी हिरण में। कस्तूरी हिरण में कस्तूरी हिरण होती है। उसमें इसकी स्मेल बहुत अच्छी होती है कस्तूरी हिरण की। उसमें मस्क डियर लिख लिया। सबसे बड़ी हाथी की और सबसे छोटी कस्तूरी हिरण की लिख लिया। आरबीसी यकृत और प्लीहा में नष्ट हो जाती है। आरबीसी यकृत और प्लीहा में नष्ट हो जाती है। प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं।
वो वहाँ मर के चली जाए, क्योंकि यहाँ पे नष्ट होती रहती है, नष्ट हो जाती है। मर जाएगा। आरबीसी में आयरन पाया जाता है। इसकी कमी से अनेमिया रोग हो जाता है, अनेमिया रोग। इसकी कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। रक्त की कमी से एनीमिया रोग होता है, एनीमिया रोग। रक्त की कमी को एनीमिया रोग कहते हैं। एनीमिया रोग हो जाता है। ये होती क्या एनीमिया रोग लिख लिया सबने? हमने से व्हाइट ब्लड सेल्स लिखी है, श्वेत रक्त कोशिकाएं। क्या बना? श्वेत रक्त कणिकाएं हमारे इम्यून सिस्टम को ये मजबूती देती है। ये इम्यून सिस्टम डेवलप यही करती है, श्वेत रक्त कोशिकाएं। हमारे ये हमारे शरीर को हमारे शरीर की रक्षा तंत्र को संक्रमण और बीमारियों से बचाती है। संक्रमण और बीमारियों से बचाती है। रक्त में प्रति माइक्रोलीटर में 4000 से 10,000 तक WBC पाए जाते हैं। रक्त में 4000 से 10,000 WBC पाए जाते हैं प्रति माइक्रोलीटर में। कितने हजार पाए जाते हैं? 4 से 10 4000 से 10,000 WBC प्रति माइक्रोलीटर में कि मीटर में? प्रति माइक्रोलीटर में। मीटर बनाओ। अरे हाँ, लीटर में, मीटर में ना होता है। मान लीजिए मीटर दे दिया तो एग्जाम में, मान लीजिए मीटर दे दिया तो मैं खून को बाहर वही, खून को इसलिए बाहर कंफ्यूजन होती है ना एग्जाम में, कंफ्यूजन हो जाता है। पानी मीटर में कोई लेकर देखेंगे वो तो फिर कंफ्यूजन होती तो हमारे से खून को बाहर देगा है। ढाई सेकंड के बाद। इन्हें प्रतिरक्षा कोशिकाएं या इम्यूनोसाइट्स कहते हैं। इन्हें प्रतिरक्षी कोशिकाएं, प्रतिरक्षी कोशिकाएं या इम्यूनोसाइट्स कहा जाता है। न्यूरोसाइट। हाँ, क्योंकि हमारे इम्यून सिस्टम को, ये इम्यून सिस्टम में ही होता है ना, ये श्वेत रक्त कणिकाएं। रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ाता है ये। रोगों से WBC लड़के हमारी सुरक्षा करता है। वो तो लिख लिया तुमने एक बार। जब हमारे शरीर में कोई अगर रोग हो जाता है तो इसकी संख्या बढ़ जाती है, रोगों से लड़ता है ये। देख लिया, इन्हें प्रतिरक्षा कोशिकाएं, इम्यूनोसाइट्स भी कहा जाता है। सभी WBC में न्यूक्लियस नहीं होता, न्यूक्लियस होता है। RBC में न्यूक्लियस नहीं होता, WBC में होता है। सभी WBC में केंद्रक पाया जाता है। न्यूक्लियस पाया जाता है। हाँ, WBC में न्यूक्लियस पाया जाता है, रक्त कोशिकाओं और RBC में, रेड सेल में नहीं पाया जाता। इसका WBC का जीवन काल
12 से 20 दिन तक होता है जीवन काल। इसका जीवन काल RBC का नहीं बताया आपने। 120 दिन होता है। RBC का 120 दिन लिख लीजिए जीवन काल। RBC का 120 दिन जीवित रहता है ये। WBC 12 से 20 दिन तक। WBC के 5 प्रकार है, लिख लीजिए आप लोग। WBC के 5 प्रकार होते हैं, बस नाम ही पूछेगा आप लोगों में। मोनोसाइट्स, ये WBC के प्रकार हैं, 5 प्रकार के होते हैं। मोनोसाइट्स, न्यूट्रोफिल, तीसरा स्नोफिल, पेसोफिल और लिम्फोसाइट। ये 5 तरह के WBC है जो हमारे रोगों से सुरक्षा करता है। बस इसका नाम ही पूछा जाता है। लिम्फोसाइट जवान बदला दे। देख लिया आप लोगों ने? देखिए प्लेटलेट्स, हाँ प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स लिख लिए? प्लेटलेट्स ये ब्लड में प्रेजेंट होती है, ये ब्लड में पाई जाती है। हाँ प्लेटलेट्स इसी का वो है ना, इसी RBC में नहीं है, तरल संयोजी ऊतक का प्रकार है। ब्लड में पाया जाता है प्लेटलेट्स, RBC में नहीं पाया जाता, ब्लड में पाया जाता है। ये अलग तरीके का है। देखिए प्लेटलेट्स, देखिए ये ब्लड में मौजूद छोटी कोशिकाएं होती हैं। जो ब्लड को बहने से रोकती हैं। छोटी कोशिकाएं होती हैं और क्षतिग्रस्त ऊतकों को ठीक करती हैं। क्षतिग्रस्त ऊतकों को ठीक करती है। जैसे मान लीजिए आप लोगों को कहीं चोट लग गया, रक्त बहने लगता है, तो वहां पे थोड़ी देर बाद देखिए वहां ब्लड अपने आप ठीक हो जाता है, ब्लड क्लॉट हो जाता है। ये प्लेटलेट्स के कारण ही होता है। इसकी संख्या लिखिए 20,000 प्रति क्यूबिक मिलीलीटर। 20,000 प्रति क्यूबिक मिलीलीटर। प्रति क्यूबिक प्रति क्यूबिक मिलीलीटर। हाँ क्यूब एक मतलब छोटे से क्यूब में 20,000 प्रति क्यूबिक मिलीलीटर। इसका कोई आकार नहीं होता, मतलब ये कोई भी
आकार ले लेता है। जीवन काल 7 से 10 दिन, जीवन काल 7 से 10 दिन तक होता है। अब लिखिए तंत्रिका ऊतक। लिख लिया सब लोगों ने? लिखिए तंत्रिका ऊतक। तंत्रिका कोशिका देखा सब लोगों ने? कैसा होता है? बेलनाकार तंत्रिका कोशिका। देखिए न्यूरॉन, स्ट्रक्चर बता दें आप लोगों को। ये तंत्रिका कोशिका का, उसके बाद जो नीचे आएगी उसके बाद जड़ें बन जाएगी। समझ लीजिए, बनाने की जरूरत है। तंत्रिका कोशिका, ये तंत्रिका कोशिका है। जड़ें निकलेंगी। तंत्रिका कोशिका ये इसका केंद्रक है। इसको बोलते हैं, ये जो स्पेस इसको बोलते हैं साइटॉन। साइटॉन, ये है डेंड्रिया। और इसको बोलते हैं एक्सॉन। टीलोडेंड्रिया। ये तंत्रिका कोशिका से संरचना है, इसी तरीके की होती है। पूरे सेल में जो तंत्रिका कोशिका है, इसलिए बीच के भाग को साइटॉन कहते हैं। ये तंत्रिका कोशिका है, ठीक है। इसके बीच में न्यूक्लियस होता है, इसमें न्यूक्लियस होता है। और ये खाली स्पेस जो ये जगह है, ब्रांच, ये साइटॉन है। और ये पूरा जो है इसको एक्सॉन बोलते हैं। फिर नीचे ब्रांचिंग होती है, उसको टीलोडेंड्रिया बोलते हैं। मतलब इसी तरीके की होती है तंत्रिका कोशिका। और इसको स्वान सेल बोलते हैं। ज्यादा पूछा नहीं जाता है, इसलिए समझ लीजिए बस। मैम इसका डायग्राम नहीं आ सकता क्या पेपर? इसका डायग्राम नहीं आ सकता पेपर? डायग्राम नहीं पूछा जाता, यही मुश्किल से पूछ लिया जाए एक्सॉन किसमें पाया जाता है, इम्पोर्टेंट नहीं है। बस ये पूछेगा कि सबसे लंबी कौन सी कोशिका होती है, तो न्यूरॉन ये पूछा जाएगा। न्यूरॉन है। हाँ, देखिए सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन की होती है। सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन की होती है। न्यूरॉन
न्यूरॉन तंत्रिका कोशिकाओं से मिलकर बना है। न्यूरॉन तंत्रिका कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। लिख लिया? प्रत्येक न्यूरॉन में साइटोन, डेंड्राइट, एक्सॉन, साइटोन, डेंड्राइट और एक्सॉन पाया जाता है। टीलोडेंड्रिया भी पाई जाती है। प्रत्येक न्यूरॉन में साइटोन, डेंड्राइट, एक्सॉन और साइटोन पाया जाता है। साइटोन में केंद्रक पाया जाता है। डेंड्राइट छोटी शाखित संरचना है। डेंड्राइट छोटी शाखित संरचना है। एक्सॉन शाखाएं नहीं पाई जाती। एक्सॉन में शाखाएं नहीं पाई जाती। ये मस्तिष्क लिख लिया? एक्सॉन में शाखाएं नहीं पाई जाती। ये मस्तिष्क में रीढ़ की हड्डी और तंत्रिकाओं में पाया जाता है। न्यूरॉन मस्तिष्क में, रीढ़ की हड्डी में और तंत्रिकाओं में पाया जाता है। इसका कार्य है संवेदना उत्तेजना। स्पर्श, सूंघना, चखना, सुनना, देखना, ये सब न्यूरॉन के ही कारण होता है। स्पर्श, सूंघना, चखना, सुनना, देखना सब न्यूरॉन के ही कारण होता है। एक चीज
मैडम बच्चों को बैठा के फोटो खिंचवानी। इसे द्रव संयोजी ऊतक कहते हैं। ब्लड को द्रव संयोजी ऊतक कहते हैं। रक्त को द्रव संयोजी ऊतक कहते हैं। ब्लड रक्त कोशिकाओं का बना होता है। रक्त कोशिकाएं 3 प्रकार की होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। प्लाज्मा के बारे में लिख लीजिए, थोड़ा बहुत लिखिए। प्लाज्मा इसी में या हेडिंग डाल के यहाँ हेडिंग डाल ली, प्लाज्मा अलग हेडिंग। प्लाज्मा पीले कलर का होता है, आयरन के बीच में पाया जाता है और ये जो है क्या कहते हैं विटामिन डी से बनता है। प्लाज्मा भी तरह संयोजित होता है। प्लाज्मा भी तरह संयोजित है। इसमें जल 92% होता है। प्लाज्मा में जल 92% जल होता है और प्रोटीन, लवण, हार्मोन 8%। इसमें 92% जल पाया जाता है प्लाज्मा में, 8% प्रोटीन, लवण और हार्मोन होता है। लवण होता है। इसमें जो जो प्रोटीन पाया जाता है उसको लिख लीजिए। 4 तरीके की प्रोटीन पाई जाती है प्लाज्मा में। फाइब्रिनोजन, हिपैरिन, हाँ हिपैरिन, ग्लोब्यूलिन और एल्ब्यूमिन। ग्लोब्यूलिन, ग्लोब्यूलिन, क्या ग्लोब्यूलिन पाया जाता है। ग्लोब्यूलिन, एल्ब्यूमिन। लास्ट मैम क्या होता है? मैम बच्चों को बुला लीजिए बाहर से और फोटो खिंचवाने के लिए ना लेट हो रहा है। बुला लीजिए ना। इसके बाद वाला क्या बोला? लास्ट वाला क्या हो रहा है, किसे पता है? लास्ट वाला क्या बोला? लास्ट वाला क्या बोलो? बताओ ना। फाइब्रिनोजन, हिपैरिन तक लिख दिया। हिपैरिन, ग्लोब्यूलिन, मैम लास्ट वाला क्या बोला आपने? एल्ब्यूमिन, 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 हाँ। एल फाइब्रिनोजन, हिपैरिन, ग्लोब्यूलिन और एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन,
लीवर में बनता है ये। ले लीजिए तो उन लोग का लीवर लिखिए फाइब्रिनोजन के कार्य लिखिए। हाँ, फाइब्रिनोजन हेटेरोजाइगस के कार्य लिखिए। यह यकृत में, ये तो बता दिए, ये यकृत में बनता है। कैसे वर्क करेगा यह यकृत में बनता है जो रक्त को थक्कों को जमने में सहायता करता है। क्या है ये? रक्त स्त्राव को रोकने में मदद करता है। जैसे कहीं चोट लग जाती है तो लगातार रक्त बहता रहता है, ठीक है, बंद नहीं होता है। लेकिन ये फाइब्रिनोजन होता है, यही रक्त का थक्का जमा के हमारे शरीर की सुरक्षा करता है। फाइब्रिनोजन। फिर लिखिए हिपैरिन। यह एंटीकोगुलेंट है। एंटीकोगुलेंट मतलब ये रक्त को जमने नहीं देता। एंटीकोगुलेंट है। कोगुलेंट सर जी फोटो खींचिए जरा। एंटीकोगुलेंट है। ये एंटीकोगुलेंट है जिसका इस्तेमाल रक्त के थक्के को रोकने में किया जाता है। ये रक्त के थक्के को नहीं बनने देता। अगर किसी में हिपैरिन की कमी हो गई तो लगातार रक्त बहता रहेगा। लिख लिया सबने? सबने लिख लिया? ये किसमें सहायता करता है हिपैरिन? रक्त के थक्के को बनने से रोकता है। एंटीकोगुलेंट है ना, अगर इसकी कमी हो गई तो रक्त बहता ही रहेगा। अगर शरीर में कमी हो गई तो ठीक है। फिर लिखे ग्लोब्यूलिन। लिखिए जी मैम। एंटी कौन सा वाला मैम? यह रक्त में प्रोटीन का एक समूह है जो यकृत में प्रतिरक्षा प्रणाली द्वारा निर्मित होता है। मैम क्या चीज समूह? ये रक्त में प्रतिरक्षा प्रणाली द्वारा निर्मित होता है। ये रक्त में प्रतिरक्षा। फिर लिखिए एल्ब्यूमिन। मैम ये वाला तो पूरा कराइए। ये रक्त में प्रतिरक्षा। ये रक्त प्रतिरक्षा प्रणाली द्वारा निर्मित होता है, यकृत में निर्मित होता है। ये इम्यून सिस्टम डेवलप करता है, प्रतिरक्षा प्रणाली में सहायता करता है। और लिखिए एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन लिखिए एल्ब्यूमिन। ग्लोब्यूलिन लिख लिया? लिखिए एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन यह रक्त वाहिकाओं से रक्त वाहिकाओं से तरल पदार्थों को बाहर निकालने से रोकने में मदद करता है।
ड्रग्स में। पूरे शरीर में हार्मोन, एंजाइम और विटामिन को ले जाता है। एल्ब्यूमिन क्या करता है? हमारे शरीर में तरल पदार्थ पाए जाते हैं, उसको बाहर नहीं आने देता। हार्मोन, एंजाइम और विटामिन को ये पूरे शरीर में ले जाता है। एक तो 3 मिनट है मैडम। आपका टिश्यू चैप्टर समाप्त हुआ। अब डाइवर्सिटी दूसरा में भी टाइम है ना 10 मिनट। मैम 3 मिनट है, 3 मिनट मैम। टॉपिक थोड़ा समझा दीजिए, बता दीजिए उसके बाद क्या पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें है जंतुओं में विभिन्नता। टेक्सोनॉमी पता है आपको? टेक्सोनॉमी जंतुओं में विभिन्नता का वर्गीकरण। जंतुओं में विभिन्नता चलिए आपको रिवाइज करा देते हैं। एपिकल मेरिस्टेम किसमें पाया जाता है बताइए? अरे गद्दारी करवे वो भी तो 10 मिनट चल चलो। जब टॉपिक खत्म हो गया तो बंद करो उसको।